नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज में हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। लेकिन बात आज सिर्फ और सिर्फ इजराइल, ईरान, अमेरिका जंग की करेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ईरान अमेरिका जंग का आज 5वां दिन। ईरान की मिसाइलों को रोकना हुआ मुश्किल। जंग में अभी तक 800 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल अमेरिका का ईरान पर हमले लगातार जारी हैं। ईरान अमेरिका जंग का आज 5वां दिन। ईरान की मिसाइलों को रोकना मुश्किल। जंग में अभी तक 800 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल अमेरिका के ईरान पर हमले जारी हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग का आज 5वां दिन है। ईरान की मिसाइलों को रोकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, अमेरिका के लिए भी, इजराइल के लिए भी, और लगातार हमले जारी हैं। बड़ी खबर, ईरान अमेरिका जंग का 5वां दिन है। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको। ईरान की मिसाइलों को रोकना बहुत मुश्किल, इस वक्त की बड़ी खबर। तेहरान पर जबरदस्त हमले इस वक्त इजराइल और अमेरिका की तरफ से जारी हैं, और ईरानी लड़ाकू फाइटर जेट को भी मार गिराने की खबरें सामने आ रही हैं। तो दोनों तरफ से भारी तबाही जो है मचाई जा रही है। चाहे ईरान की तरफ से बात करें तो उसने पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया है, और तेल अवीव सहित इजराइल पर भी कई हमले हुए हैं। वहीं इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ईरान के अंदर ताबड़तोड़ बम गिराए जा रहे हैं, और कई बार तो दृश्य देख के ऐसा लगता है कि ऐसा जिस प्रकार से अगला गजा बनाने की तैयारी जो है वो कर ली गई हो। ईरान अमेरिका जंग का 5वां दिन है, और दोनों तरफ से भारी तबाही जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। दो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। हमारे साथ इकबाल ममदानी जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी, थैंक यू, जय हिंद। आप दोनों को पहले तो सबसे पहले जेके परिवार की तरफ से आप दोनों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद सर। शुक्रिया, थैंक यू समय देने के लिए आज के खास दिन। चर्चा की शुरुआत ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ आपके साथ मैं करना चाहूंगा। सर, जंग का 5वां दिन, क्या अमेरिका ने और इजराइल ने जिस एम के लिए ये हमला शुरू किया था, अगर हम खामनेई की मौत को छोड़ दें, तो क्या वो उस एम के नजदीक अमेरिका और इजराइल बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको? राजेश देखो, अमेरिका ने किस एम से इस जंग को समझना पड़ेगा। यह कहना कि अमेरिका इस- इर- अ, यह कहना कि अमेरिका ईरान के साथ यह जंग इसलिए कर रहा है क्योंकि वह ईरान को रोकना चाहता है एटमी हथियार बनाने से, वह सिर्फ साइड शो है। यह कहना कि अमेरिका ईरान को रोकना चाहता है लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट और मिसाइल बनाने से, वह भी एक साइड शो है। असली खेल यह है कि अमेरिका ईरान के ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करना चाहता है। आज अगर ईरान की जमीन के नीचे आलू उग रहे होते और जमीन के ऊपर बैंगन की खेती हो रही होती और वहां कच्चा तेल नहीं होता, तो अमेरिका को कोई परवाह ही नहीं होती। अमेरिका के लोगों को तो पता भी नहीं होता कि है कहां पर ईरान। आ, एक और चीज बनाना चाहता हूं कि जी। अमेरिका ने बहाने ढूंढता रहता है दुनिया में, जहां पे भी जमीन के नीचे उसको कच्चा तेल दिखता है। लीबिया हो, इराक हो, वेनेजुएला हो, और भविष्य में वो अमेरिका ढूंढता रहेगा बहाने किसी देश में घुसने की जहां भी जमीन के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स हो। ग्रीनलैंड एक क्लासिक एग्जांपल है। ओके। तो ठीक है, अमेरिका ने इसराइल की मदद से बमबारी शुरू कर दी है। जाहिर बात है, अमेरिका और इसराइल 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। जाहिर बात है कि इसराइल के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज, इतने हथियार, खास तौर से इतने ज्यादा रॉकेट्स और मिसाइल्स नहीं है कि वो लंबा युद्ध लड़ सके। जी राजेश।
ठीक है सर, इकबाल जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा सर। जंग का 5वां दिन है और 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ईरान की पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप भी मौजूद है, खामनेई साहब का भी नाम उसमें हम ले सकते हैं। लेकिन 5 दिन में कैसे इस जंग को आप देख रहे हैं? क्योंकि पूरा मिडल ईस्ट इस वक़्त कह सकते हैं कि जंग की चपेट में है। ईरान ने सबको लाद लगा दिया है जंग में, किसी को छोड़ा नहीं है। धन्यवाद राजेश जी, आपको, कैप्टन साहब को, जे के परिवार को और तमाम दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक तरीके से अगर देखने जाओ तो ये अमेरिका और इजराइल की आज 5वें दिन हार मान लीजिए आप। उसकी वजह है क्योंकि 4 दिन में तो आपने कहा था कि हम नष्ट नाबूद कर देंगे, आज 5वां दिन हो गया। दूसरी बड़ी बात, आपने कहा था कि रिजीम चेंज हम करेंगे, लोग सड़कों पे आएंगे सरकार के खिलाफ और हमारे फेवर में आते ही जो है वो कब्जा हमारा हो जाएगा, हमारा पपेट बैठ जाएगा। लेकिन मामला हो गया उल्टा। जो चौधरी साहब थे, चौधरी साहब को भी खुद को आइडिया नहीं था कि उन्होंने कदम क्या उठाया है और क्या करना चाहिए। उसकी बड़ी वजह है कि उन्हें ये आइडिया ही नहीं था कि सुप्रीम लीडर को मारने के बाद क्या रिएक्शन होगा। ना ही मुझे लगता है उन्होंने अपनी टीम से या किसी जानकार से पूछा होगा। और वो समझ रहे थे कि जिस तरीके से आसानी से मदुरो को उठा के ले आए, उसी तरीके से ईरान में जाकर के घुसना है और जाके ले आना है। उन्हें ये आइडिया नहीं था कि सुप्रीम लीडर जो है वो खास करके शिया कम्युनिटी के लिए इतनी अहमियत रखते हैं जितने क्रिश्चियंस के लिए पोप रखते हैं। तो ओके। अचानक जो ये हमला कर दिया है और इसके अंदर जो ये सुप्रीम लीडर मारे गए हैं, तो सुप्रीम लीडर ने उनकी मौत से पहले ही ये कहा था कि वो भागेंगे नहीं, वो छुपेंगे नहीं, वो लड़ेंगे और मौत को गले लगाएंगे, शहादत लेंगे। देखिए, आज बेंजामिन नेतन्याहू या डोनाल्ड जी, ट्रंप हो, वो जितनी सुरक्षा या जितनी डर के मारे बैठे हैं, वैसा वो सुप्रीम लीडर ने अपने आप को पेश नहीं किया। दूसरा, मौत से पहले जो उन्होंने 31 जो टीम्स यूनिट्स बनाई थी और हर किसी को कहा था कि अगर अपने पीछे 4 ऐसी टीम लीडर जो है वो कंफर्म कर ले कि अगर आप मारे जाते तो आपके बाद कौन, उसके बाद कौन, और वो जो नया आएगा वो एक एक चेंज जो है वो बढ़ाता जाएगा ताकि जंग जो है वो आगे चलती रहे। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के जिस तरीके से काम शुरू हुआ, इसको लेकर के अमेरिका ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि इतने बड़े लेवल पे उसके साथ चीजें हो सकती है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाहे वियतनाम हो, इराक हो, चलिए। लीबिया हो, हर जगह पर उसने अटैक किया, लेकिन जवाब किसी ने उनके बेसिस पर नहीं दिया है। ईरान ने अमेरिका के हर बेसिस पर जवाब दिया है, जिसकी वजह है कि उनके लोगों को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है कि आप जो पहली फ्लाइट मिलती है उसको लेकर के यहाँ से भागे। अब तक मैं आपको बता दूं, 8 सैनिक तो जो है वो अमेरिका ने कंफर्म किया है कि वो उसके मारे गए। हालांकि ईरान का कहना है कि 560 से ज्यादा लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं। देखिए, मैं आपको जी, बता दूं, ईरान में और अमेरिका में एक फर्क है राजेश जी, कि अगर गोरा मारा जाता है या उसकी कॉफिन आते हैं तो वहां हंगामा हो जाता है, और वही अरब में या ईरान जैसे मुल्क में शहादत जो है उसको बहुत बड़ा दर्जा समझा जाता है, उसको शान समझी जाती है। तो जिसको शान समझ के लड़ना है, मुझे बताइए क्या उसको मौत का डर होगा? उसको तो मौत से बड़ी चीज मिल रही है। तो ये जो एक जंग का फासला है वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। दूसरा जो बड़ा खतरा है इस ठीक है। पूरी जंग की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि डेली यही तो मैं इस बस जंग एक में पॉइंट मुझे बड़ा ये है कि जो शहादत वाली आपने बात की ही कि शहादत मिल रही है, वहां पर 72 हूरों का भी नाम गिनाया जाता है। उसके नाम पर हिजबुल्लाह, हमास, हुती को तैयार किया, लश्कर जैश को तैयार किया गया सर। तो दुनिया में स्वर्ग भी यहीं पर है, नर्क भी यहीं पर है, अल्लाह भी यहीं है, भगवान भी यहीं है, सब कुछ इस दुनिया में है सर। कोई उस दुनिया के पार नहीं गया जो जो देख कर आया हो कि मैंने उस दुनिया के पार गया हूं और मैं देख कर आया हूं कि क्या है। इसी धरती पर स्वर्ग है सर। तो ये कहना कि शहादत मौत के बाद जो है स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। और ये जो एक फिलॉसफी छेड़ दी गई है ना कि आप शहादत पाएंगे, 72 हूरें मिलेंगी, वहां पर आपका इंतजार कर रही हैं, आप जिहाद के लिए लड़ जाओ, मुझे लगता है कि शायद ये एक गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो कुछ है, जब तक आप जिंदा हो, इस धरती पर ही स्वर्ग है सर, इस धरती पर ही नर्क है। मैं आऊंगा आप दोनों के पास राजेश एक जी, और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूं। बिल्कुल आऊंगा सर आपके पास, जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। ईरान की मिसाइल ड्रोन ताकत ने चौंकाया, कतर में ईरान ड्रोन शाहिद 136 का हमला। ड्रोन हमले में अमेरिकी रडार तबाह हुआ।
बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार था जो तबाह हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। ईरान की मिसाइल ड्रोन ताकत ने अमेरिका इजराइल को चौंकाया है। कतर में ईरान ड्रोन शाहिद 136 का हमला। ड्रोन हमले में अमेरिकी रडार हुआ तबाह। बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार जो है तो तबाह हो चुका है। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास आएंगे। जल्दी से ग्राफिक्स। कतर में ईरान के ड्रोन 136 ने कई हमले किए हैं। ड्रोन हमले में ईरान की मिसाइल ड्रोन ताकत ने चौंकाया। कतर में ईरान के ड्रोन शाहिद ने हमला किया है। ड्रोन हमले में अमेरिकी रडार तबाह हुए हैं। चलिए एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। ग्राफिक्स आप साइड में प्ले कर दीजिएगा, मिल जाते हैं अगर आपको तो। चलिए एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। चलिए मिल गए। शाहिद 136 ड्रोन का दम कम लागत वाला सुसाइड ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है। शाहिद ड्रोन स्पीड जो है इसकी 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 से 50 किलोग्राम का वॉरहेड ये अपने साथ ले जा सकता है। अमेरिका बेस पर हमले में इस्तेमाल। एयर डिफेंस की पकड़ से बाहर। ट्रक से एक साथ कई ड्रोन जो है लॉन्च हो सकते हैं और जब 200-300 ड्रोन एक साथ आते हैं तो रडार भी जो है वो फेल हो जाते हैं। और हम देख रहे हैं कि बेहद कामयाब ये ड्रोन रहा है। बेहद कम लागत का ये ड्रोन है। 2 से 2,500 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसने कहर बरपा दिया है मिडिल ईस्ट पर। चलेंगे देवनाथ सर के पास हम चलेंगे। देवनाथ सर, नेतन्याहू का स्टेटमेंट जंग शुरू होने से कम 4 से 5 दिन पहले कि ईरान ने इतनी ताकत जमा कर ली है कि अगर आज इसको नहीं रोका गया तो इन फ्यूचर इसको रोकना मुश्किल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ईरान से ही चीजें निकलती थी कि किल अमेरिका किल इजराइल, ये ईरान से ही चीजें निकलती थी। अब पॉइंट समझाइए, क्या वाकई में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं गुच्छों में मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, 40 मिसाइलें 50 मिसाइलें, वाकई में ईरान ने वो ताकत अख्तियार कर ली थी और इस बात का भय जो नेतन्याहू का था वो सच में था कि आने वाले वक्त में अगर ईरान ऐसे बढ़ता रहा तो किसी के बस का कंट्रोल नहीं रहेगा उसके ऊपर। सब हाँ राजेश, देखो जो नेतन्याहू का इशारा था वो ईरान के यूरेनियम 235 समर्थन करने की कोशिश पर थी। ईरान एक ड्रोन पावर है, 10 साल पहले भी था, तब उनके पास 1000 बढ़िया ड्रोन थे। आज से 5 साल पहले भी एक ड्रोन पावर था, उनके पास 2000 बढ़िया ड्रोन। देखो इनसे इजराइल को कोई खास चिंता नहीं थी। इजराइल को चिंता ये थी कि जो ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लान है भविष्य का, उसमें यूरेनियम 235 उन्होंने 60% तक परिष्कृत यानी प्यूरिफिकेशन कर लिया था। और माना यह जाता है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो उसमें 90% तक प्यूरिफिकेशन दरकार होती है यूरेनियम 235 की। तो नेतन्याहू का इशारा इस तरफ था कि इसी तरह से अगर ईरान सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करके, चाइनीज सेंट्रीफ्यूज जी इस्तेमाल करता था करके न्यूक्लियर 235 को प्यूरिफिकेशन करता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब उसके पास 90% तक प्यूरिफाइड यूरेनियम होगा और एक बॉम्ब बना लेगा। अब नेतन्याहू का ये जो डर था ये जायज था या नाजायज था, इसके लिए IAEA की रिपोर्ट को देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट बहुत क्लियर है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का या न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है IAEA के पास। मैं वैसे बता दूं दर्शकों को कि अगर आप पिछले 10 साल में देखें, पिछले 10 साल में IAEA की टीम 53 बार ईरान जा चुकी है, 53 बार। और अभी 2026 चल रहा है, पिछले साल 2025 में IAEA की टीम 4 बार ईरान जा चुकी है और हर रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि बम बनाने का उनको कोई एविडेंस नहीं मिला है। अब बात यह है, ये समझने की बात है कि इजराइल को क्या डर है। इजराइल को डर है कि गलती से अगर ईरान ने एक भी न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो शायद वह उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेगा। ये एक जेन्युइन डर है क्या? है, ठीक है। लेकिन
देखो मैं फिर से आ रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया के पास भी तो 20 न्यूक्लियर बॉम्ब है। अमेरिका नॉर्थ कोरिया क्यों नहीं जाता? किम जोंग उन के ऊपर क्यों नहीं हमला करता? अमेरिका जैसे उसने वेनेजुएला से हाईजैक कर लिया क्या निकोलाई आपको मादुरोय लगता है को, कि अगर अमेरिका मैं एक सवाल अगर किम मैं जोंग आपसे उन को, दिव्यनाथ सर एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर जिस प्रकार का हमास ने अटैक किया, जिस प्रकार से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा था, अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर करता है, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि साउथ कोरिया और अमेरिका चुप रहेंगे नॉर्थ कोरिया के खिलाफ? हाँ ये आपने, राजेश देखो ये आपने एक मास्टर सवाल पूछा है। मास्टर सवाल जो आपने पूछा है वह समझना पड़ेगा। आ, हम सब जब भी डिस्कशन शुरू करते हैं, मैं भी, हम सब सिर्फ बात करते हैं कि हमास का हमला इसराइल के ऊपर, हिजबुल्लाह का हमला इसराइल के ऊपर, हूती का हमला इसराइल के ऊपर। लेकिन कभी भी खासतौर से जो पश्चिमी जो अ, सोचने वाले हैं, सब जी। कोई यह नहीं सोचता कि अ, ऐसी क्या बात है कि हमास ने हमले शुरू कर दिए इसराइल के ऊपर। ऐसी क्या बात है कि हिजबुल्लाह ने हमले कर दिए इसराइल के ऊपर। ऐसी बात कोई नहीं है कि हिजबुल्लाह के लोग रोटियां खा रहे थे घी लगा लगा कर और अचानक से उनको बोले चलो यार बोर हो रहे हैं तो चलो इसराइल पर हमला करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमास के लोग अच्छी तरह से घर में फल फ्रूट खा रहे थे, एक दिन उनको लगा यार हम बोर हो रहे हैं तो चलो इसराइल पर हमला करें। अगर हिजबुल्लाह हमास या हुती हमला कर रहे हैं इसराइल के ऊपर, तो शायद उसकी कोई वजह होगी। तो ऐसा नहीं है कि एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट मैं बिल्कुल वजह तो होती है, ईरान लेकिन मैं मेरा पॉइंट के ये नहीं था, साथ मेरा या पॉइंट ये था हिजबुल्लाह कि के साथ हूं। अगर मेरा पॉइंट ये था सर, मेरा पॉइंट जो आपने किम जोंग जुंग की बात की, तो मैंने कहा कि अगर नॉर्थ कोरिया इसी प्रकार से अगर साउथ कोरिया पे अटैक करता है और वहां पर एक दिन में 250 400 500 आदमी मारे जाते हैं, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि साउथ कोरिया, अमेरिका, फिलीपींस जैसे देश चुप रहेंगे? मैं ये इस एंगल से चीजों को चाह रहा था। हाँ हाँ हाँ, चलो उसका भी बता देता हूँ। नॉर्थ कोरिया में क्या कच्चा तेल है जमीन के नीचे? नहीं। नॉर्थ कोरिया में क्या जमीन के नीचे गैस है? नहीं। नॉर्थ कोरिया में क्या रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े बड़े भंडार हैं? नहीं। तो चलिए। देखो राजेश, ये 400-500 लोग इंटरनल लड़ाई में मारे जाते हैं या पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई में मारे जाते हैं, ये पूरे अफ्रीका में, एशिया में पिछले 100 साल में, पिछले 50 साल में 500 बार हो चुका है। ठीक है। इसराइल आपका इसराइल कहना ने है मार कि दिए बहत्तर अमेरिका हजार को फिलिस्तीनियों जमीन के को। नीचे तेल चाहिए, अमेरिका कहीं पर भी पहुंच जाएगा। ठीक है, बड़ी खबर उसके बाद लौटता हूं। मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे। सरकार ने मुस्तफा को माना खामनेई का वारिस। इजराइल ने नए लीडर को भी दे दी चेतावनी। खामनेई के वारिस को भी खत्म कर देंगे, इजराइल की चेतावनी है। बड़ी खबर इस वक्त की, मुस्तफा खामनेई ईरान को नए सुप्रीम लीडर माने गए हैं। बड़ी खबर, मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर। सरकार ने मुस्तफा को माना खामनेई का वारिस। इजराइल ने नए लीडर को भी दे डाली है चेतावनी। कहा, खामनेई के वारिस को भी हम खत्म कर देंगे। मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे। बड़ी खबर, ईरान के हमलों का जवाब देगा सऊदी अरब। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, यूएई भी ईरान पर कर सकता है जवाबी हमले। ईरान ने दोनों देशों को बनाया है निशाना। बड़ी खबर इस वक्त की, मुस्तफा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर अब होंगे। तो बड़ी खबर आप दिखा रहे हैं आपको, ईरान के हमलों का जवाब सऊदी अरब दे सकता है। यूएई भी ईरान पर हमले कर सकता है, जवाब दिया जा सकता है। और डिवीजन जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल पैदा करना चाहते थे ईरान के खिलाफ, ऐसा लगता है कि उसमें काफी हद तक वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। चलिए ममदानी जी के पास चलेंगे। इकबाल ममदानी जी, आप कुछ कहना चाहते थे, जरूर अपनी बात रखिएगा। लेकिन ये जो सऊदी अरब और यूएई के रिएक्शंस अब आ रहे हैं कि अब जवाब हमारा भी देना बनता है। अगर यहां पर यूएई और सऊदी ने जवाब दिया, तो जो इजराइल अमेरिका चाहते थे कि ईरान को अलग थलग किया जाए, कोई भी देश उसके साथ खड़ा ना हो मिडिल ईस्ट का,
क्या वो अपनी स्कीम में, अपने प्लान में कामयाब होते दिखाई पड़ रहे हैं आपको? जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ तो सबसे पहले ये बता दूँ कि इस वॉर को आप जो देख रहे हो, ये अमेरिका दिखा कुछ रहा है होप वॉर। और जिस तरीके से अभी आपने कैप्टन साहब से भी बात की, मैं आपको बता दूँ कि ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरह के आरोप पहली बार लगे। अगर हम इराक की बात करें तो उस वक़्त भी ये कहा गया था कि वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो पड़ा हुआ है, दूसरा बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई है और वही न्यूक्लियर बनाने की कोशिश कर रही है, दुश्मनों को दिया जा सकता है, आतंकवादियों को दिया जा सकता है। उस चलते लाखों लोग मारे गए, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। आईएसआईएस को पैदा भी इन्होंने ही किया, नाम मुसलमानों और उनके मुल्कों पर रखा और ऑपरेट जो है वो उसको करते रहे। आप मुझे बताइए कि जो आईएसआईएस पैदा हुई इजराइल के और उसके खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, कितने यहूदियों पे हमले किए उसने? तो पता चलेगा जीरो। वो सारे ही मुसलमानों के अंदर लड़ते रहे। तो यानी कि ये जो ऑपरेशन है आपकी तरफ से किया गया। अच्छा, उसके बाद लीबिया के अंदर भी आपने यही किया, ईरान भी आप यही कर रहे हैं। तो आप जो कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाने की, उनका प्लानिंग सबसे बड़ा इस बार ये था कि वो चाहते थे कि अगर हम जंग करेंगे तो आपस के अंदर जो मिडिल ईस्ट में अरब्स है वो एक दूसरे से लड़ जाएंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा अरबों ने भी जो है अकलमंदी का काम किया है। उन्होंने कहा है कि हम भाई लड़ने को तैयार नहीं हो कर रहे, हम ईरान पे अटैक नहीं कर रहे हैं। अमेरिका जो है वो बेसिस पे कर रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर ये जंग और चालू रहती है तो ये एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा कि उन्हें मजबूर होकर के जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा आपने देखा कि सऊदी और कुवैत ने जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। वो जी। लोग जो है ब्लास्ट करने का प्लान कर रहे थे, बाद में पता चला कि वो मोसाद के एजेंट थे। तो जो ईरान के ऊपर बाद में नाम डालना था आम लोगों पर हमला करके, तो ईरान जो है वो तो हमला कर नहीं रहा था, लेकिन मोसाद हो या इजराइल जो है उसकी एक रणनीति रही है कि एक तो वो लड़वाता भी है, उसके बाद उनके जासूस बेच के इस तरह के हमले करा के एक दूसरे के दुश्मन बना देता है। यही वो आज तक कराते हुए आया है। और आप इस पूरे तो मामले इसमें के तो अंदर अगर आप देखो तो ममतानी जी, अमेरिका की एक पॉइंट ममतानी जी, कि इसमें इस रणनीति में तो इजराइल बहुत सफल भी रहा है। इसके लिए तो आपको दाद भी देनी होगी, तारीफ भी करनी होगी कि इजराइल और अमेरिका इस नहीं सर, नीति में बहुत हद तक सफल रहे हैं कि नहीं, मिडिल नहीं, नहीं। ईस्ट के देशों एक को मेरी उन्होंने ईरान से दूर भी रखा, बांट कर भी रखा और अपने करीब भी रखा। राजेश जी, कभी-कभी इंसान की ताकत जो है ना, वो उसकी कमज़ोरी भी बन जाती है। ओके। आप मेरी बात को समझिए कि आप दुनिया जो है इज़राइल को बहुत बड़ा ऐसा समझती है, पता नहीं क्या-क्या है। आपको मैं बता दूँ कि अमेरिका ना हो तो इज़राइल की लायकात ही नहीं है लड़ने की। आज $1100 मिलियन रोज़ाना कम से कम अमेरिका को और इज़राइल को लड़ाई में लग रहा है। और अगर ये लड़ाई वो खींच लेता है, तो आप समझ लीजिए कि उसकी कोई ताकत नहीं है अमेरिका की हैसियत वैसे भी खत्म हो चुकी है। हर बार क्या होता था कि वो लोगों की सुरक्षा के नाम पे जाता था और वहाँ से वसूली करता था। इस बार उल्टा हो गया है, इज़राइल से वो ले सकते नहीं है। बाकी जहाँ पर जी। उनके अपने बेसेस पड़े हैं, वहाँ उन्हें भरपाई के लिए पैसा देना है। तो इस बार जो है अमेरिका फंस चुके हैं। अब तो अमेरिकन सेनेट भी मानने लग गए हैं कि ट्रंप ने घाई कर ली है और इजराइल की लड़ाई के अंदर वो कूद अगर गए। आप इजराइल के देखिए इस तेल पे पूरे कब्जा रिजीम हो गया चेंज तो कराने के अमेरिका तो मामले में वसूली कर ही लेगा। ठीक है, मैं देवनाथ सर के ना पास ना जाना ना चाहूंगा बस आखिरी, सर, क्योंकि बहुत मुश्किल है वो। नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। ओके, देवनाथ सर, आखिरी 2 मिनट मेरे पास बचे हैं। मैं एक सवाल, क्या जो ईरान था, ईरान की खुफिया एजेंसियां थी, आईआरजीसी थी, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम था, 5 दिन पहले जिस दिन खामनेई साहब की शहादत हुई, क्या उस दिन वो सो रहे थे सर? आपको नहीं पता था इजराइल से इतने फाइटर जेट आ रहे हैं? अमेरिका वहां पर अपने फाइटर जेट्स को, मिसाइलों को एक्टिव कर चुका है, मिसाइलें आ रही हैं। एकदम ओपन कर दिया आपने अपने सुप्रीम लीडर को, आपको नहीं पता कि जंग के हालात बने हुए हैं सर? हाँ या राजेश, कोई इसमें था, कोई एक शक पॉइंट और, नहीं है या कि कोई था टॉप लीडरशिप में, ऐसा कोई था जो चाहता था कि खामनेई का अंत हो? राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि खामेनी और उनके जो क्लोज एडवाइजर्स थे उनसे बहुत भारी टैक्टिकल ब्लंडर हो गया। युद्ध की आशंका जब भी होती है, लीडरशिप कभी भी एक साथ नहीं रहती है। लीडरशिप अलग अलग जगह पर डिस्पर्स लोकेशन में रहती है। डिफेंस मिनिस्टर उधर, विदेश मंत्री उधर।
तो दूसरी बात है, लीडरशिप जो है अपनी लोकेशन चेंज करता है युद्ध की स्थिति में। अगर किसी भी देश में, मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, पुतिन, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अगर आज कल अगर रशिया और अमेरिका के बीच में युद्ध हो जाए तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार 2 रात व्हाइट हाउस में नहीं सोएंगे। उनकी लोकेशन होती है कि आज शालीमार बाग में सोऊंगा तो कल ग्रेटर कैलाश में सोऊंगा तो परसों गुड़गांव में सोऊंगा तो उसके बाद वाले दिन जाके ग्रेटर नोएडा ठीक में है। सोऊंगा। तो हर लीडरशिप ऐसा करता है। खोमेनी साहब ने अपनी एडवाइजर्स की बात नहीं सुनी, बहुत बड़ी चूक हो गई। जी। लेकिन उसके बाद भी सर चूक तो होगी, लेकिन जब मेरा पॉइंट ये है कि जब मिसाइलें वहां से उड़ी, जब इजराइल से मिसाइलें पहुंचने में 10 मिनट का तो टाइम लगता होगा सर ईरान में। इतना तो डिस्टेंस है, 2-2.5 हजार किलोमीटर कवर करने में। इतना तो पता होना चाहिए था सर। 30 मिनट आपके पास ममदानी जी, क्योंकि 30 सेकेंड, सॉरी सर, जल्दी से। इकबाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, 30 सेकेंड में बात कंप्लीट करिए सर। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे मामले के अंदर लाइव लोकेशन जिस तरीके से चाइना ट्रैक करके दे रहा था, ईरान को मिल रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि वो जानकारियां किसको मिल रही थी, क्या वो आगे फॉरवर्ड कर रहा था तो क्या सुप्रीम लीडर ने बात मानी या नहीं मानी? अगर मानी तो वो चले जाते, या तो बताया गया है या नहीं बताया गया, या वो जो जिसको ये सारी लोकेशंस मिल रही थी वो कहीं मोसाद के टच में तो नहीं थे। इस तरह के कई स्लीपर सेल पिछले बार हमने 2025 में भी देखा, और इस मुझे बार लगता भी है जो कि है वो डर मुमतानी जी, इसी मुझे चीज लगता है कि का है जो आप टॉप बता रहे हो। लीडरशिप में जो इस वक्त टॉप लीडरशिप ईरान की मौजूद है, उसके अंदर ही कोई एक ऐसा है जो कहीं ना कहीं यस, सुपर बिल्कुल पावर बिल्कुल। से और मैं तो ईरान ये से मिला, पॉसिबिलिटी मुझे इजराइल नहीं से लगता मिला है कि हुआ है, वो भले कोई भी हो सुप्रीम सकता लीडर है। जो है चलिए वहां रहते हैं, शुक्रिया, लेकिन सम उनकी पीछे से फैमिली को लगातार वो जरूर कमान आ हटा रही है दें। कि वक्त पूरा हो चुका है, अगली बार बैठेंगे तो और डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल ममदानी जी आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।